वाकई कोई इंसान मर के जिंदा हो सकता है? शरीर से आत्मा के निकलने का क्या मतलब है? डॉक्टर किसी को डेड डिक्लेयर कब करते हैं? व्हाट इज डेथ? ये सारी चीजें समझने के लिए हमें 75 साल पहले जाना होगा। जब हम आजाद हो रहे थे तब कुछ ऐसा हुआ जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दिया। तो दोस्तों, ये बात है सन 1947 की, जब डॉक्टर बेक अमेरिका में क्लीवलैंड ओहायो के एक हॉस्पिटल में एक 14 साल के बच्चे रिचर्ड का सर्जरी कर रहे थे, You were the first one in history to have your heart defibrillated. जो कि चेस्ट वॉल की कंजेनाइटल बीमारी से ग्रसित था। सर्जरी के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाले समय में मेडिकल साइंस को पूरे तरीके से बदल दिया। सर्जरी के एंड में रिचर्ड का हार्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला गया। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का दिल ब्लड को पंप करने की बजाय तेजी से कपकपाने लग जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन थी जिसका इलाज उस समय तक कभी नहीं हुआ था। ये एक आपदा की कंडीशन थी। उस समय डॉक्टर बेक के पास दो रास्ते थे, या तो उसे वो अपना फेट मान के एक्सेप्ट कर लेते या फिर उस मासूम की जान बचाने के लिए मौत से भी लड़ जाते। द लाइक्स ऑफ डॉक्टर बेक चोज अ चैलेंजिंग ऑप्शन। जो हार्ट सर्जरी के दौरान खुला पड़ा था, उन्होंने उसको मालिश करना शुरू कर दिया और अपने कलीग को कह के इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर मंगवाया। वो पहला ऐसा दिन था जब ये मशीन पहली बार किसी इंसान पे इस्तेमाल होने वाली थी। ये इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर कुछ ऐसा दिखता था। इसमें दो मेटल की प्लेट होती थी जिसे हार्ट की मसल पे रख के 1500 वोल्ट के झटके दिए जाते थे। जब डॉक्टर बेक ने 10 मिनट तक हार्ट की जेंटल मसाज करने के बाद पहली बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया, तब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई। तब डॉक्टर बेक ने हार्ट की मसाज को कंटिन्यू रखा और 10 और मिनट मसाज देने के बाद इस मशीन को दोबारा इस्तेमाल किया। दैट वॉज द टाइम मैजिक हैपेंड। हार्ट स्टार्टेड फंक्शनिंग अगेन। 70 मिनट की मशक्कत करने के बाद उस बच्चे के दिल को दोबारा धड़कन मिली। उसके बाद उस लड़के ने अपनी नॉर्मल जिंदगी को जिया। Open it up, shock the heart. I am told this is the first successful case in medical history. दोस्तों, आज के दिन में मेडिसिन की प्रैक्टिस करना आसान है जब हमारे पास बहुत सारे SOPs हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, पर उस जमाने में उस थिंकिंग के साथ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के किसी मासूम की जान बचाना किसी मैजिक से कम नहीं था। एंड दैट्स व्हाट वी डॉक्टर लिव फॉर, सेविंग लाइफ्स एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। क्या रिचर्ड मर चुका था या फिर वो मर के वापस जिंदा हुआ? क्या उस दिन डॉक्टर बेक ने मौत पर जीत पा ली थी या फिर उस दिन से पहले हमने डेथ को सही से समझा ही नहीं था? उस दिन तक हम ये मानते थे कि इंसान तब मरता है जब उसका हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, पर उस दिन हमें पता चला कि बॉडी का बॉस हार्ट या लंग्स नहीं बल्कि ब्रेन है। तो दोस्तों, अगर हमारा ब्रेन जिंदा है और भले ही हार्ट बीट स्टॉप हो चुकी है, तब भी हमें ये उम्मीद रहती है कि हम उसकी हार्ट बीट को रिवाइव कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको डॉक्टर होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसीजर आप भी कर सकते हैं और अपने परिजनों और दोस्तों की लाइफ भी बचा सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोसीजर क्या है और इसको कैसे किया जाता है, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। आत्मा का शरीर से निकलना क्या है? साइंटिफिकली आत्मा को किसी भी टेक्स्ट में प्रूफ नहीं किया गया है, पर ज़्यादातर रिलीजियस टेक्स्ट बुक में इसका वर्णन किया गया है। मोटे तौर पे हम ब्रेन डेथ की मूवमेंट को आत्मा का शरीर से निकलने को कोरिलेट कर सकते हैं, पर इसका कोई कॉन्क्रीट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आपका आत्मा को लेके क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं उस पर और रिसर्च करके आपको कुछ और साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बॉडी का बॉस ब्रेन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन डेथ। बेसिकली हमारे दिमाग में दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स जो बड़ा ब्रेन है
और ब्रेन स्टेम जो छोटा ब्रेन है। कॉर्टेक्स हमारी बॉडी के हायर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि देखना, समझना, लिखना, पढ़ना आदि। और ब्रेन स्टेम इज ए सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस, फॉर ब्रीदिंग, फॉर हार्ट रेट मॉनिटरिंग। जब ब्रेन डेथ हो जाता है उसके बाद शरीर में धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। उसके बाद हार्ट की 4 घंटे में, लंग्स की 6 घंटे में, लीवर और इंटेस्टाइन की 12 घंटे में और किडनी की लगभग 36 घंटे में डेथ हो जाती है। ये पीरियड कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डेथ एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हुई है या फिर घर पे हुई है। जब इंसान ब्रेन डेड है पर उसका हार्ट जिंदा है, वही एक फेज है जिसके बीच में कोई इंसान ऑर्गन डोनेट कर सकता है। ब्रेन डेड डिक्लेयर करना किसी भी डॉक्टर के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। दिस प्रोसेस डिमांड्स एब्सोल्युटली नो एरर। ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए डॉक्टर्स 4 स्टेप फॉलो करते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप है प्री रिक्विजिट। इसमें हमें इंश्योर करना होता है कि पेशेंट इरिवर्सिबल कोमा ऑफ नोन कोज में तो नहीं है। हमें इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए ये इंश्योर करना होता है कि पेशेंट कोई ऐसी ड्रग्स ना ले रहा हो जिससे उसके ब्रेन पे इफेक्ट पड़े, पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो और पेशेंट वेंटिलेटर पे हो। ये सब चीज़ें इंश्योर करने के बाद हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसमें हम पेशेंट की बॉडी को एग्जामिन करते हैं, जिसमें हमें कॉर्नियल रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स जैसी बहुत सारी रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं। और जब हम इन रिफ्लेक्सेस को नहीं पाते हैं तो हमें ये अंदेशा मिलता है कि पेशेंट का ब्रेन और ब्रेन स्टेम डेड हो गया है। इसी को कंफर्म करने के लिए हम हमारे तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसे कहते हैं एपनिया टेस्ट करना। एपनिया टेस्ट करने के लिए हमें पेशेंट को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन देना होता है और फिर हम वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करके ये पता लगाते हैं कि पेशेंट का जो लंग सिस्टम है वो आर्टिफिशियल सिस्टम की वजह से ही सपोर्टेड है या उसे ब्रेन से सिग्नल भी मिल रहा है। ऐसा करने के लिए हम 8 मिनट का समय लेते हैं और उस दौरान बहुत सारे टेस्ट करके पेशेंट की बॉडी का ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल चेक करते रहते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि अब पेशेंट का ब्रेन डेड हो चुका है। ये टेस्ट हमें 6 घंटे के बाद एक बार फिर से रिपीट करना होता है, ताकि इसमें जो एरर का शक है वो नाम मात्र भी ना रहे। और जब हमें इस स्टेप में 1% या उससे कम डाउट भी रहता है, तब हम करते हैं 4th स्टेप, जिसे कहते हैं एंसिलरी टेस्टिंग। इसमें हम ब्रेन के अंदर की ब्लड सप्लाई को चेक करते हैं, जिसमें ब्रेन का सीटी एंजियोग्राफी कराना या फिर स्किंटिग्राफी कराना, या फिर हम ईईजी या डॉपलर के द्वारा चेक करते हैं कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई हो रहा है या नहीं। इन टेस्ट में जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं मिलती है तब हम ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देते हैं, या फिर ईईजी में जब 30 मिनट तक फ्लैट लाइन आती है तब हम ब्रेन को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिसको हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जानने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ये बहुत ही एक सेंसिटिव डिक्लेरेशन है, दिस हैज़ टू बी डन बाय ए प्रोफेशनल टीम, जिसमें क्रिटिकल केयर टीम के हेड का होना, न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन का होना ज़रूरी है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के सुपरविजन में होना मैंडेटरी है। एंड द हॉस्पिटल हु डिक्लेयर्स ब्रेन डेड मस्ट बी ऑथोराइज्ड टू डू सो बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सीपीआर को कैसे किया जाता है। इसको करने के लिए हमें पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे लेटाना है और हमारे हाथों को लॉक करके उसकी हील के प्रेशर से हमें सेंटर ऑफ चेस्ट को कंप्रेस करना है 1 मिनट में लगभग 100 से 120 बार। ऐसा करने के लिए हमें इतना प्रेशर लगाना है जिसमें हम चेस्ट को लगभग 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर सकें। ये प्रोसेस हमें 20 से 25 मिनट तक करना है, या फिर जब तक पेशेंट उठ नहीं जाता या एक्सपर्ट हेल्प अवेलेबल नहीं हो जाती तब तक इसे करना है। होप दिस वीडियो helps you understand the concept of death. If you have learned something new, do hit the like button. Please don't forget to subscribe and share this channel. Until next time, stay healthy with Dr. Bansal.